नमस्कार दोस्तों, स्विफ्ट ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक जो पिछले 1-2 दिनों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। हम इसके बारे में हर चीज़ वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपको हर चीज़ प्रो एंड कॉन्स जो भी है इसके सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। दोस्तों, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। आप अगर वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपका जो नॉलेज लेवल है वो एनहांस होता है। चीज़ों को जो समझने की क्षमता है वो बहुत विकसित होगी। साथ ही साथ अगर जो लोग भी ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ अ गैम्बलिंग, तो अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो डेफ़िनेटली और डेली बेसिस पे जो भी वीडियो मैं डालता हूँ, अगर आप देखते हो उसको, तो डेफ़िनेटली आप उस लेवल से बहुत ऊपर उठ जाओगे और अपने आप को धन्यवाद दोगे कि हाँ, मैंने कुछ सीखा, मैं कुछ समझा कि मतलब जो गैम्बलिंग वाली बातें थी उससे मैं ऊपर बढ़ गया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो अंत तक देखना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, अपने कमेंट में जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती वो हमसे पूछिए। ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आगे भी फर्दर वीडियो बनाता रहूँ आपको और मैं आने वाले समय में डेली ऑन डेली बेसिस पे 1-2 वीडियो एनालिसिस करके आपको बताता रहूँगा सारी चीज़ें। हर चीज़ आपको बताता रहूँगा, लेकिन मेरा इसमें किसी प्रकार का बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको केवल नॉलेज लेवल, आपका नॉलेज जो है उसको एनहांस करने के पर्पज़ से वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप उल्टी-पुल्टी जगह ना जाओ और चीज़ों को अच्छी से समझ के आप अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से ट्रेड लो। चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। अगर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की बात कर लें तो 1,16,354 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस अगर देख लेते हैं तो ₹101 के आस-पास ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू पे जो ये है पीएनबी वो ट्रेड कर रहा है। बहुत ऐसे रेयर स्टॉक होते हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा है, जिनका ग्रोथ बहुत अच्छा है, वो अपने बुक वैल्यू के आस-पास ट्रेड करते हैं। तो जो पहली अच्छी चीज़ निकल के आती है कि पहला अच्छी चीज़ पीएनबी में निकल के आता है, वो यही है कि ये अपनी बुक वैल्यू के आस-पास ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके हाई लो की बात कर लेते हैं, 52 वीक हाई एंड लो की, तो जो 52 वीक हाई है 143 के आस-पास है। अगर लो की बात कर लेते हैं, तो 72.6 रुपीज़ के आस-पास 52 वीक लो है। अगर स्टॉक पीई की बात कर लेते हैं, तो 8.04% के आस-पास स्टॉक पीई है। बुक वैल्यू ऑलरेडी डिस्कस्ड। डिविडेंड यील्ड की बात कर ले 1.48% के डिविडेंड यील्ड है। अगर आरओसी की बात कर लिया जाए तो 5.46% आरओसी है। आरओई की बात कर लिया जाए तो 8.54% के पास आरओई है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो ये भी 8.54% के आसपास है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो 70.1% के आसपास इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग है। दोस्तों, हमने तो एक ओवरव्यू देख लिया कंपनी की। चलिए हम चीज़ों को अब डीप में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं पी रेशियो से। अगर कंपनी की पी रेशियो की बात कर लेते हैं तो पिछले 5 सालों की पी रेशियो की बात कर लेते हैं तो कंपनी अपने सबसे लोवेस्ट पी रेशियो पे है और वो है लगभग ऊपर हम देख चुके हैं ऑलरेडी 7.8 के आसपास इसका जो है पी रेशियो अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं जो इनके बैंकिंग पब्लिक सेक्टर वाली जितनी भी बैंक है उनके पीई की बात कर लेते हैं तो अगर पीई की मेडन पीई की बात कर लिया जाए तो 8.11 आज परसेंट मेडन पी है। अगर पीर कंपेरिजन में बैंक पब्लिक सेक्टर में जितने भी बैंक हैं उनके पीई रेशियो की बात करते हैं तो उनका मेडन पी 8.11 के आसपास निकल के आता है और इसका पी कितना है 8.04 के आसपास। मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, कंपनी अंडर वैल्यूड है, कंपनी अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी एक अच्छी कंपनी है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। पिछले क्वार्टर से हर क्वार्टर से मतलब अगर आप 1-2-3 साल का 1-2 साल 2 साल सॉरी 2 साल की मैं बात करूँ, 2 साल से अगर देखोगे तो कंपनी का नेट जो क्वार्टरली रिजल्ट है, अभी मैं दिखाऊँगा आपको हर चीज़, वो बहुत अच्छा आता जा रहा है और जो इनका ग्रोथ पोटेंशियल है, वो भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। इनका नेट एनपीए, इनका ग्रॉस एनपीए सब कुछ बहुत अच्छा होता जा रहा है। मैं आपको अभी नीचे दिखाता हूँ। अगर रेवेन्यू की बात कर लिया जाए तो सितंबर 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 18,335 करोड़। अगर सितंबर 2024 की बात कर लेते हैं, तो इसका रेवेन्यू हो गया है 30,447 करोड़ के आसपास। अगर इसकी नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो अगर आप देखते हैं सितंबर क्वार्टर में 2021 के, तो लगभग वो 1127 करोड़ के आसपास था। अगर अगर आप फिर वो अभी लेटेस्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आया अगर उसकी बात कर लेते हैं
तो 4739 करोड़ विच इज हाईएस्ट एवर, जो मतलब हाईएस्ट एवर अभी तक जो नेट प्रॉफिट है वह 4739 करोड़ का। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे कंपनी ने अपना जो रेगुलर हर चीज करते हैं, कंपनी अपना जो टैक्स है वो भी पे कर रही है, हर चीज जो कंपनी नॉर्मल करते आई है वो चीज कर रही है। अब हम अगर बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनी की बात कर लेते हैं तो उसमें ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ बैंकिंग एंड एनबीएफसी कंपनी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो भी आया है सितंबर 2024 का, इसका मैंने यहाँ से पीडीएफ खोल रखा है। यहाँ पे इसका डाटा अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ पे नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मिल गया। अगर नेट एनपीए की बात कर लेते हैं, अगर ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं, ये रहा ग्रॉस एनपीए। ये जो जून 2000 सॉरी हाँ, जून 2024 वाले क्वार्टर में इसका लगभग कितना था, 4.98% के आसपास जो था ग्रॉस एनपीए था, वो अभी रिड्यूस होकर 4.48 के आसपास हो गया। अगर नेट एनपीए की बात कर लिया जाए तो ये 0.60 के आसपास था और ये अभी कितने पे आ रहा है, 0.46 के आसपास। मतलब जो कंपनी है अपना जो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए दोनों रिड्यूस कर रही है। अगर आप पिछला देखते हैं, पिछला डाटा, अगर पिछला डाटा उठा के देखते हैं तो यहाँ से कंपनी क्या करती है, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.47, 0.60, 0.46, यहाँ पे देखते हैं 4.4, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा, फिर यहाँ कम हुआ, फिर यहाँ कम हुआ। अगर यहाँ पे फॉल का रीजन भी देखें तो जो इसका था सितंबर 2023 में, वहाँ पे फॉल का रीजन भी एक ये था कि इन्होंने अपना जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है थोड़ा इनका इंक्रीज हुआ था, इसलिए भी ये हो सकता है कि यहाँ पे एक रीजन हो। लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी रीजन नहीं है कि नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में कुछ बढ़ोतरी आई है। हाँ, डिक्रीज जरूर हुआ है। ये एक हमारे जो भी हम एक जो भी एनालिसिस करते हैं उसको एक सपोर्ट करता है। चलिए दोस्तों, हमने ये देख लिया, अब हम आगे चलते हैं। अगर ये हमने क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ली, हम पी&एल की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इनका नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं, रेवेन्यू देख लीजिए, 43,071 करोड़ से अभी कितना है मार्च 2024 में 1,09,065 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो 5,020 करोड़ से अभी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट जो है 9157 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अगर कंपनी में बैलेंस शीट की बात कर ली जाए तो बोरोइंग इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ एनबीएफसी एंड बैंकिंग, क्योंकि ये बोरोड मनी को ही आपको लोन पे देते हैं और उससे अच्छा अर्निंग करके ये उसको पे करते हैं और उससे नेट प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं। तो इस केस में एनबीएफसी और बैंकिंग केस में बोरोइंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर रिजर्व की बात कर लिया जाए तो इनका रिजर्व देख लीजिए 34,116 करोड़ के आसपास था, वो अभी 1,08,185 करोड़ के आसपास। इक्विटी कैपिटल की बात कर लिया जाए तो इनका 353 करोड़ का था, जो अभी 2202 करोड़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिक्स सेट देख लिया जाए 3422 करोड़ का था, विच इज हाईएस्ट एवर 12,348 करोड़। मतलब सब कुछ एक सुपर्ब है, जो मतलब एक कंपनी में एक चीज, हर एक चीज यहाँ पे आपको अच्छी मिलेगी। और अगर कंपनी में हर चीज अच्छी मिलेगी तो कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल की बात ही क्या करना है। कंपनी को जो भी आपका टेक्निकल टारगेट मिलता है उस हिसाब से आप ट्रेड करिए, डेफिनेटली वो टच करना ही करना है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा देन एंड देयर वी विल टॉक लेटर आने वाले समय में, बट मेरा किसी प्रकार का बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्रमोटर्स की बात कर ले या प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग बात कर लिया जाए तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है 70% के आसपास जो है प्रमोटर होल्डिंग है। इन्होंने अपना 3% के आसपास स्टेक कम किया है, लेकिन वो स्टेक कम किया तो गया किसके पास है, वो स्टेक कम किया है तो वहां पे खरीदा है एफआईआई ने, एफआईआई ने खरीदा है। अब एफआईआई ने खरीदा है, यहाँ पे देखिए जून 2024 क्वार्टर में एफआईआई के पास कितना परसेंट का स्टॉक था, 5.51% के आसपास था। लेकिन अभी देखिए सितंबर 2024 में 8.42 के आसपास एफआईआई का स्टॉक, मतलब 3% के आसपास जो भी गवर्नमेंट ने अपना बेचा है अभी उसको कौन खरीदा है, एफआईआई ने खरीदा है। अगर डीआईआई की बात कर लिया जाए तो डीआईआई के पास जो भी है अभी, जो इनके पास भी अगर जून 2023 से जून 2024 से बात करते हैं तो इनके पास भी ऑलमोस्ट अगर बात कर लिया जाए तो 0.90 के आसपास इनके पास भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है। अगर बात करते हैं कि अगर ठीक है एफआईआई वाले ने तो यहाँ से ले लिया, जो गवर्नमेंट ने बेचा वहां से एफआईआई ने अपना ले लिया, लेकिन जो पब्लिक के पास था 10.57% के आसपास वो चीजें यहाँ पे कम हुई है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग हैंड में जा रही है कंपनी, एफआईआई, डीआईआई और गवर्नमेंट जिसका भी होल्डिंग
1% से ज़्यादा हो, वो डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स ही माने जाते हैं। तो अगर एफआईआईज़ के पास कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, एफआईआईज़ का, डीआईआईज़ का ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट ऑलरेडी अपना स्टेक बढ़ा के रखी है और जो भी सेल किया उसको एफआईआईज़ ने खरीदा है। एफआईआईज़ आपको पता है एग्रेसिव बाइंग होते हैं, वो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा मनी की सोचते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सुपर्ब है, अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, अगर इस टाइप का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाता है तो मीन्स सुपर्ब, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। चलिए दोस्तों, हमने तो बात कर ली कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी के बिजनेस के बारे में। बिजनेस तो आपको पता ही है, कंपनी का बैंकिंग का बिजनेस है, लोन देना, किसी को पर्सनल लोन, किसी को होम लोन, किसी को व्हीकल लोन। आपका एफडी, एफडी जो आप जमा करते हो उसको आपको कम कम इंटरेस्ट पे आपको जो भी है देती है पैसा, और उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे क्या करती है वो लोन के रूप में दूसरे को दे देती है और वहाँ से मनी अर्न करती है। तो ये बैंकिंग का बिजनेस है, आप डीप समझो बैंकिंग के बिजनेस का क्या है, तो आपको मिलेगा कि समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पीएनबी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। हमने तो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, अब फाइनल अपना टेक्निकल हो गया, बिजनेस हो गया। अब हम फाइनल जो अपना एक जो फाइनल लास्ट का जो मोहर लगता है वो अपना टेक्निकल चार्ट पैटर्न ही होता है, जो हमें बताता है कब बाई और कब सेल करना है। बट मेरा कोई इस प्रकार का रिकमेंडेशन है भी नहीं बाई और सेल का। मैं आपको एक नॉलेज लेवल के लिए वीडियो बना आपके नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपका नॉलेज लेवल इनहेंस हो उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा इस प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन का कुछ सलाह ही नहीं है कि मैं आपको बाई और सेल। हाँ, आप सीख जरूर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप कहाँ से आप अपने लेवल से, अपने नॉलेज लेवल के हिसाब से ट्रेड करते हैं। दोस्तों, अभी आप देख लीजिए मार्केट में क्या हो रहा है, एफआईआई कंटिन्यूअस जो है सेल कर रहा है, डीआईआई वो अभी क्या हुआ, फिर आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट अच्छा है, पिछले 2 दिनों में मार्केट ने रिकवरी दिखाया अपना। तो ये सब मार्केट में लगा रहता है। आपको देखिए, कभी भी डोंट गो फॉर एफ एंड ओ, ये मेरा एक प्रकार से रिकमेंडेशन है, आप जाइए ही मत, क्योंकि वहाँ यार आप 99% लोग जो है अपना पैसा गवाते हैं। क्या जरूरत है 1%, आपके पास 1%, आप 1% में क्या हो, आप डेली, आपके पास ऐसा है नहीं कि आपके पास सुबह 9:15 बैठ जाते हो और 3:30 तक आप बैठ के आपका सेटअप रहता है, आप कंटिन्यूअस ट्रेड करते हो। आइदर आप कॉर्पोरेट जॉब में हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो गए, या आपका कुछ भी बिजनेस होगा, आप कंटिन्यूस बैठ फुल टाइम ट्रेडर हो नहीं। आप थोड़े से चक्कर के लिए जाओगे, आप मान लीजिए सोचते हो कि 5,000 लगा के मैं आज दिन का 1,000 2,000 कमा लूँ, लेकिन वो 5,000 लगा के आप एक दिन कमाते हो दिन का 1,000 2,000 3,000 जो भी कमा लो, मान लेते हैं 5,000 लगाएगा, 5,000 कमा लिए, 5,000 10,000 कमा लिए, लेकिन नेक्स्ट डे वो जब जाएगा 10,000, बिकॉज आपका कोई ट्रेड का स्ट्रेटेजी ही नहीं है। उसके लिए यार बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को बहुत डीप स्टडी में जाना पड़ेगा, चीज़ों को बहुत समझना पड़ेगा। और ये 10,000 और 20,000 से ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती। ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़े जो बिग प्लेयर जिनको ऑपरेटर कहा जाता है, एफआईआई, डीआईआई, ये ऑप्शन ट्रेडिंग इनके लिए बनी है, हमारे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं बनी है। तो प्लीज डोंट गो फॉर एफ एंड ओ, आप जाइए म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करिए, आप स्टॉक्स में, अगर आपके पास नॉलेज लेवल है आप स्टॉक्स में पैसा लगाइए, आप स्टॉक में अच्छे स्टॉक्स को एनालिसिस करिए, ढूंढिए, देखिए, आपको चीज़ें समझना है तो मेरी वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें मैं एक करके समझाता हूँ, क्या क्या चीज़ें कहाँ पे जरूरी है, क्या करनी जरूरी है, वो करिए, उसके हिसाब से आप अपने स्टॉक्स को एनालिसिस करिए, तो आप फाइंड आउट करोगे अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। आप चलिए धीरे धीरे पैसा 20% 15% एनुअली रिटर्न, यार वो बहुत होता है, जबकि आप एफ एंड ओ में जाओगे, आपका एनुअली रिटर्न की तो बात ही छोड़ दो, आप मंथली रिटर्न में नहीं कमा सकते हो, जबकि अपने जेब से भरना पड़ेगा। एंड यू विल वेट कि आपकी सैलरी आए, फिर हम इसको रिकवर करें, देन एंड देयर वो भी जाएगा, फिर दैट विल कीप गोइंग, और आप कुछ नहीं कर सकते। और अंत में वही होगा कि मैं इतने लॉस में हूँ, हाउ आई विल रिकवर, और उसके बाद से कुछ नहीं होने वाला है। फिर आप अपना पैसा गंवा दोगे, अपना टाइम गंवा दोगे, उसके साथ अपना हेल्थ गंवाओगे, एवरीथिंग यू विल बी लॉस। तो इसलिए मैं अभी से आपको सलाह देता हूँ, डोंट गो फॉर एफ एंड ओ, अगर जाना है तो म्यूचुअल फंड में जाइए, एंड देयर देन एंड देयर। चलिए हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। आज ज़्यादा लेक्चर हो गया, बट हाँ बताना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि चीज़ों को बताओ समझाओ तब लोगों को समझ में आती। लेकिन हाँ, शायद अभी भी ऐसे लोग होंगे जिनको बताने के बाद कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो भाई बाकी इट्स योर चॉइस, आपकी ज़िंदगी है, आप क्या करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। मैं तो आपको एक जो अच्छी चीज़ें हैं वो बता सकता हूँ, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको वो बता सकता हूँ। एफ एंड ओ से कोई आज तक भाई मुझे तो नहीं पता कि बहुत पैसा वाला बना। हाँ, कंगाल होते हुए ज़रूर देखा, मैं बहुत लोगों को देखा। और कोई कितना भी मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 5-5 10-10 साल से भी एफ एंड ओ करते हैं, और कुछ नहीं, वो ऑलरेडी लॉस में ही है, वो प्रॉफिटेबल है ही नहीं, बल्कि उन्होंने स्टॉक से अच्छा प्रॉफिट कमा लिया एफ एंड ओ के बजाय। तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि डोंट गो फॉर एफ एंड ओ, किसी भी प्रकार से कुछ भी करके आप बंद करिए। आप ये सेगमेंट ही अपने, जो भी आप
आप मान लीजिए कोई ग्रो, जीरोधा, कोई भी आप अगर जिसमें भी आपका डीमैट अकाउंट है उससे ये सेगमेंट डीएक्टिवेट कर दीजिए कि एफ करना ही नहीं है। चलिए दोस्तों, अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा सब कुछ हमारे फेवर में है। बिजनेस कंपनी का जो फंडामेंटल, कंपनी का फाइनेंशियल, एवरीथिंग इज गुड। गुड नहीं, बेस्ट है। शेयर होल्डर पैटर्न सब कुछ बेस्ट है। तो अगर उसके बाद हमको टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखना होता है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर देखना है तो मैं बता देता हूँ। इसमें एक बन रहा है कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कहाँ बन रहा है। ये पूरा एक जो कप है, ये कप बन गया यहाँ तक। ये छोटा सा हैंडल बना कप का, ठीक। ये छोटा सा हैंडल कप का बन गया, ठीक है। अगर यहाँ से देखते हैं तो कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल की, और कंपनी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुकी है। कंपनी ब्रेकआउट देने के बाद एक यहाँ पे जो, यहाँ से फिर कंपनी अपने नीचे आती है। कंपनी नीचे आती है, फिर अब ऑलमोस्ट उसी के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रही है जहाँ से उस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था। और ये एक अच्छी चीज़ें हैं कि अगर हम पहले नहीं जज कर पाए कंपनी को, किसी कारणवश कंपनी नीचे आ जाती है और उसको सपोर्ट करने के लिए उसका क्वार्टरली रिजल्ट और जो फाइनेंशियल है वो बहुत अच्छे आ जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा जाता है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो अपना ऑलरेडी चार्ट पैटर्न बना ही हुआ है। अब आपको पता ही है कि आपका टेक्निकल टारगेट क्या हो सकता है, सब कुछ आपके फेवर में है। तो चलिए यहाँ से एक देखिए, ये कब बना है, हैंडल बना है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ से कंपनी नीचे आई, फिर ऑलमोस्ट वहीं पे ट्रेड कर रही है और उसी सपोर्ट के आसपास जहाँ पे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था। अब हम अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं तो इस हिसाब से इसका टारगेट क्या होता है। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न काफी हैंडल पैटर्न में मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इसका डेप्थ होता है। अगर यहाँ से आप सॉरी मान लीजिए यहाँ से इसने कंपनी ने काफी हैंडल पैटर्न बनाया और इसका देखिए नीचे 73-74% के आसपास इसका डेप्थ है। अगर टेक्निकल टारगेट की बात कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट जो कंपनी का टेक्निकल टारगेट है वो 43% के आसपास निकल के आता हुआ दिखाई रहा है। और जो है वो कंपनी का टारगेट है 173, 174, 170 मान लेते हैं एक राउंड डिजिट में, 170 के आसपास टारगेट है। और कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल की बात कर लिया जाए तो अगर यहाँ से अगर कंपनी जहाँ ट्रेड कर रही है वहाँ पे अगर कंपनी से 170 की टारगेट की बात कर लेते हैं, 170 के टारगेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से कंपनी 170 के टारगेट पे ऑलमोस्ट 60-70% का ग्रोथ आपको आता हुआ नजर दे रहा है, दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस तरह से आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया सारी चीज़ों का, बट मेरा किसी प्रकार का बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप वीडियो को पूरे अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं भी समझ में आई होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको बता सकूँ, आपको रिप्लाई दे सकूँ, आपको मैं अपने पर्सनल नंबर से मैसेज कर सकूँ। आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको पर्सनल नंबर से मैसेज कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये है सलाह कि आप मेरे कहने पे कोई भी बाई और सेल स्टॉप ना करें। किसी प्रकार का बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।